स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर और जीआईसी लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चल रहे हैं उनका क्लास टेस्ट नंबर 1 को। क्लास टेस्ट 1 में हमारे जो टॉपिक है वो है सेट, रिलेशन होगा, फंक्शन होगा और ग्रुप के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है सेट से रिलेटेड। सेट कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। पहला सेट ए है जिसमें उन सभी रियल नंबर को कलेक्ट कर रखा जिनके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है। प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? लॉगरिथमिक जिसका बेस 1/2 है, x - 1 इज ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली। और सेट बी दे रखा हमारे पास उन सारे रियल नंबर का कलेक्शन जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होती है। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बताना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके लिए जो हम की पॉइंट यूज करने जा रहे हैं वो है इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो ए और बी दोनों के पास कॉमन हो। तो अगर हम सेट ए को देखते हैं तो इसमें हमको प्रॉपर्टी दे रखी है कि log बेस 1/2 x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको सिर्फ उन एक्सेस को कलेक्ट करना, यानी कि उन रियल नंबर को कलेक्ट करना। तो अगर आप देखें log बेस जिसका बेस 1 से छोटा है, उस log का जो ग्राफ देखोगे आप तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो उस log का ग्राफ होता है ये, और ये ग्राफ में क्या होता है? ये 0.1 होता और ये 0.0 होता। अब इससे हमको क्या आइडिया मिल रहा है कि जो log जिसका बेस a है, 1 से छोटा है, वो पॉजिटिव कहां पर होता? पॉजिटिव होता वो जब उसका इनपुट, यहाँ पर जो इनपुट है हमारे पास वो है x - 1। अगर आप यहाँ पे देखें इनपुट क्या log के अंदर x - 1, तो हम इनपुट की जगह वही रखेंगे x - 1। ये छोटा हो किससे? स्ट्रिक्टली लेस देन 1, क्योंकि अगर हम 1 को शामिल करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, जबकि उसने स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी रखी है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो भी x निकलेगा वो हमारा सेट ए के एलिमेंट बनेंगे। जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं आप, तो इस इनइक्वालिटी में तीनों तरफ आप 1 को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास। तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 1 से लेकर 2 तक। बेसिकली जो हमारा सेट ए दे रखा वो कुछ भी नहीं बल्कि एक ओपन सेट है 1 से 2। और जब हम दूसरी सेट को देखते हैं तो कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट जो रियल नंबर है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रू करते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जिसके x का कोफिशिएंट 3 है और साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारे पास रूट होने वाले 1 और 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 1 x - 2 विच इज ग्रेटर देन, यहाँ इक्वालिटी भी है। अब हमको उन सारे रियल नंबर को फाइंड करना जो इसी रिलेशन को ट्रू करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए? रियल लाइन के ऊपर इन रूट्स को बनाना चाहिए 1 और 2। अब हमारे पास x के लिए 3 रीजन है। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया। हमको चेक करना कि इन तीनों रीजन में कौन से एक्सेस इसको ट्रू करेंगे। तो जब आप x को 1 से छोटा लोगे तो ये नेगेटिव होता 1 से छोटे के लिए, और ये भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, जो कि करेक्ट है। तो ये हमारी डोमेन में जाने वाला, यानी कि उस सेट में जाने वाला। और जब हम 1 से 2 के बीच के पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि x की, तो 1 से 2 के बीच ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, जबकि हमको पॉजिटिव चाहिए था, तो ये हमारे डोमेन में नहीं जाएगा। अगर हम 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे डोमेन में जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारा सेट बी मिलेगा वो मिलेगा -∞ से लेकर 1 क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी है, यूनियन 2 से लेकर +∞। तो सेट बी हमारे पास ये है। और अगर आप देखें तो सेट ए ऑलरेडी हम बना चुके हैं 1 से 2। अब हमको ये चेक करना कि ए और बी के पास कॉमन एलिमेंट कितने। ए और बी के पास ए का जो पार्ट देखते हैं आप वो इसके बीच का है, 1 और 2 के बीच का। 1 और 2 दोनों शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो पार्ट बी का नहीं है वो पार्ट ए के पास है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का आप इस तरीके से या इस तरीके से दिखाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटेक्निक में आ चुका ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये रिलेशन से रिलेटेड है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं आप इसमें। इफ R इज a रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपकी R पर रिलेशन डिफाइन किया, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो R क्रॉस R के आएंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर क्या कर रहे होंगे, इस प्रॉपर्टी को ट्रू करेंगे। यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट, बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ A क्रॉस A कॉमा B, जो R क्रॉस R से आ रहे हैं। अब हमने उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना जो इस प्रॉपर्टी को ट्रू रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप फर्स्ट कंपोनेंट में से सेकंड कंपोनेंट को माइनस करोगे तो वो हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए। तो उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो चेक करना। अब रिलेशन में अगर आप जानते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इमेज्ड वाले एलिमेंट को रखती है, यानी कि AA या XX टाइप के एलिमेंट को फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। सेट A के हर एक एलिमेंट जो सेल्फ इमेज्ड है उनको रिलेशन में रखते हैं और रिफ्लेक्सिव है, जानते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या, अगर आपकी रिलेशन में XY है तो YX भी होना चाहिए, उसको कहेंगे आप ये सिमेट्रिक। और ये कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए होनी चाहिए आपकी रिलेशन के। और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो यहाँ पे वो टर्म यूज हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ट्रू कर रहे कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ तब होनी चाहिए जब x इज इक्वल टू y हो, यानी कि सेल्फ इमेज्ड एलिमेंट ही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को ट्रू करेंगे, बाकी कोई भी नहीं। और लास्ट हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, 2 पेयर चाहिए हमको, और 2 पेयर ऐसे चाहिए कि सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट पेयर का सेकंड कंपोनेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो आपके पास सेम होना चाहिए। और आपको ढूंढना रिलेशन में किसको, x, y को, फर्स्ट और लास्ट को। तो अगर यहाँ पे इस रिलेशन को देखा जाए तो रिलेशन दे रखी है आपके पास A माइनस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। आपको उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को ढूंढना। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं A और B रियल नंबर से आने, तो हमको रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये एलिमेंट चाहिए, A बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। मतलब फॉर ऑल, यहाँ पे हमको सेट के एलिमेंट की बात करनी है, A बिलोंग्स टू R। तो अगर आप इसको रखते हैं यहाँ पे तो ये A माइनस A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि लेस देन 1 होता, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई। और जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमको क्या चेक करना होगा कि अगर AB रिलेशन के पास है तो BA भी रिलेशन के पास होना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं AB अगर रिलेशन के पास है तो उसको इस प्रॉपर्टी को ट्रू करना पड़ेगा, लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब यहां से एक माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा B माइनस A इज लेस देन 1, प्रॉपर्टी वही रहेगा। मॉडुलस है तो माइनस को बाहर नहीं लाएगा, प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व करके ये मिला, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कंपोनेंट अब B बन चुका, सेकंड कंपोनेंट A बन चुका, ये हमारी रिलेशन है। तो यहां से सिमेट्रिक भी हो जाता, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दे रखा, एंटी सिमेट्रिक है क्या ये, तो हमको सिर्फ एक पेयर ऐसा ढूंढना जैसे 2 1, ये क्या रिलेशन में होगा, कारण क्या है 2 माइनस 1 जब आप करोगे तो ये भी कहां पे है, रिलेशन। वैसे जो रिलेशन सिमेट्रिक बन जाती है और जिसके पास A के अलावा एलिमेंट आ जाता तो वो हमेशा क्या बन जाती है, नॉन एंटी सिमेट्रिक हो जाती है। इसको चेक कर सकते हैं। अब 1 माइनस 2 भी रिलेशन के पास है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 2 रिलेशन का एलिमेंट है, लेस देन 1 आ रहा है ये, तो ये रिलेशन का एलिमेंट हो जाएगा। तो हमको एक एलिमेंट ऐसा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ट्रू कर रहा जिसका फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट है, इसलिए एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर आप ट्रांजिटिव का मतलब समझते हैं तो ट्रांजिटिव के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। आप ले लीजिए 3 और 2 ले लीजिए और 2 और 1 ले लीजिए। अगर 3 और 2 को चेक करें क्या ये रिलेशन में है या नहीं, तो उसको 1 से छोटाना पड़ेगा, जो कि आ रहा 3 माइनस 2 1 होता, जो कि इक्वालिटी है। 2 माइनस 1 भी 1 होता, जो कि इक्वालिटी को ट्रू कर रहा। अब हमको ढूंढना किसको होगा, 3 1 को। ये 3 1 रिलेशन में जाएगा इफ एंड ओनली इफ 3 माइनस 1 इज लेस देन 1, जबकि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 3 माइनस 1 इज 2 विच इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 1।
तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव नहीं बना। तो इक्विवेलेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन था इसका। अगर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगले क्वेश्चन में दे रखा डोमेन फाइंड करनी इस फंक्शन की। अब इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस फंक्शन में 3 फंक्शन इन्वॉल्व है। 3 फंक्शन की प्रॉपर्टी काम करेगी। पहली क्या, स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन की आपको डोमेन पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड फंक्शन की, जो कि होती है 0 से इन्फिनिटी तक, 0 भी शामिल होता है उसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव पॉइंट है तो ये डिफाइंड नहीं होगा। और दूसरा फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, ठीक है। और तीसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसकी डोमेन होती है 0 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। अब हमको फाइंड करना इसको, तो इसमें हम क्या देखते हैं, स्क्वायर रूट आउटर फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वालिटी भी चल जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर, ये होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं हम, अब आउटर फंक्शन साइन इनवर्स है। अब साइन इनवर्स के अंदर वो इनपुट रखने जो उसको पॉजिटिव बना रहे हैं। अब इसके लिए आपको ग्राफ चाहिए होगा साइन इनवर्स का, और साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता ये, जो कि यहां पर 1 पर देता π/2 और -1 पर देता ये -π/2। तो अगर हम साइन इनवर्स के ग्राफ को देखते हैं तो ये पॉजिटिव होने का मतलब है एक्स एक्सिस से ऊपर, और नेगेटिव होने का मतलब है एक्स एक्सिस से नीचे। तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट रख रहे हैं आप एक्स, वो अगर आप 1 और 0 के बीच ले रहे, 1 और 0 के बीच ले रहे तो वो पॉजिटिव होगा। 1 पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा और 0 पर वो क्या दे देगा आपके पास, मिनिमम वैल्यू देगा 0। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो इसका इनपुट है, इसका इनपुट वो कहां पे आना चाहिए आपके पास, log 2x, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो हम एंड पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। ये कि किस किस के बीच होगा ये इनपुट, इसके, ये हो जाएगा आपके पास। अब हमारे पास फंक्शन log जिसका बेस है 2 बेस होने का मतलब है बेस ग्रेटर देन 1, और उसका जो ग्राफ होता है अभी लॉगरिथमिक फंक्शन का, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है ये होता। और ये कहां पर, आप अगर हमको पूछा गया है कि 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। अब अगर मैं यहां से प्रॉपर्टी लूं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये होता कि अगर मैं log को रिलीज करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टी ये चेंज नहीं होगी। उसका कारण है क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर आप इसमें log को रिलीज करते तो जो ये वाला और ये वाली वैल्यू होती है बेस की पावर में चली जाती है। तो 2 का पावर 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 का पावर 1। 2 का पावर 0 1 होता, और ये किसके बीच आता, 1 से 2 के बीच में। तो करेक्ट आंसर इज दिस। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस पेपर में, इस टेस्ट में, वो है आपके पास इफ द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है। और किस तरीके से डिफाइन किया गया है, f of x is equal to x upon 1 plus x square, then इंजेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि 1 1 है, ऑन टू है या क्या है चेक करना आपने। अब आप जानते हैं कि 1 1 होने का मतलब क्या होता, अगर हम 2 डिफरेंट एलिमेंट लेते डोमेन के तो उन पर डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, और वो डिफरेंट एलिमेंट, ये प्रॉपर्टी जो ट्रू होनी चाहिए वो हर एक एलिमेंट के लिए होनी चाहिए। और सब्जेक्टिव में जो सबसे मेन चीज है, अगर हमारी रेंज सेट को डोमेन के बराबर आ गए तो हमको और कुछ नहीं कहना, सीधे वो ऑन टू हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, तो ये दे रखा है f of x is equal to x upon 1 plus x square। अगर आपको 1 1 प्रॉपर चेक करना है इसको प्रॉपर मेथड से, तो आप f of x1 equal to f of x2 रखोगे और चेक करोगे कि क्या x1 x2 के बराबर है। उसका कारण क्या, 2 पॉइंट पर हम इमेज सेम मान रहे, तो वो दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो ये इस तरीके से बनता है x1 1 प्लस x1 का स्क्वायर x2 अपॉन 1 प्लस x2 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, x1 प्लस x1 x2 का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए x2 प्लस x2 x1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, x1 माइनस x2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आप x1 x2 दोनों के पास कॉमन ले लो और यहाँ पे बचेगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके उसको उस तरफ भेज दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास x1 माइनस x2 को जब आप कॉमन लेते तो ये बन जाएगा 1 माइनस x1 x2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही, फर्स्ट कंडीशन है x1 इक्वल टू x2 आएगा, इसको लेके फर्स्ट वाली कंडीशन को लेके जो कि 1 की प्रॉपर्टी को ट्रू कर रहा है, लेकिन हमारे पास सेकंड कंडीशन ये भी है 1 माइनस x1 x2 इक्वल टू 0, जहां पे x1 x2 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका जहां पे x1 इंटू x2 इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए ट्रू होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें x1 x2 इक्वल टू 1 है, अगर तो ये नॉट इक्वल टू होता तब तो ये 1 1 बन जाएगा, लेकिन हमारी डोमेन में कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 1/2 जो इस प्रॉपर्टी को रखते हैं, और साथ में क्या कहते हैं इसमें जब आप रखोगे f ऑफ 2 रखोगे तो 2/5 बन रहा, और जब आप f ऑफ 1/2 रखोगे तो ये बनेगा 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/4, इसको कैलकुलेट करोगे 4 यहाँ पे आएगा और ये बन जाएगा 5/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2/5 बनेगा। तो हमारे पास x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू है जो सेम पर मैप कर रही, जो कि है 2/5। ये हम इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हमारी डोमेन पूरा आ रहा है, तो हमको किसी भी x1 x2 को लेने के लिए अलाउड करती है, तो इसीलिए इंजेक्टिव नहीं होगा, यानी कि 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए मुझे जस्ट रेंज चेक करनी है। रेंज निकालने का तरीका होता है x1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y रखिए। अब आप इसको एक नया फंक्शन बनाए, क्योंकि हमको रेंज में y होता है, यानी कि इमेजेस ऑफ x, हमको उन सारे y को कलेक्ट करना जो x के साथ एसोसिएट हो, यानी कि रियल नंबर के साथ एसोसिएट हो। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते तो इसको बनाते 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। हमको इसको एक ऐसे फंक्शन में बनाना जो y के टर्म में है x के लिए, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको चेक करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके लिए, वाई एक्स के लिए, तो ये बन जाएगा इसको हम और अच्छे से अरेंज करें तो a हो जाएगा हमारे पास y और b हो जाएगा -1 और c हो जाएगा यहाँ पे y, cy बन जाएगा। तो इसके रूट जो होते हैं वो होते हैं माइनस बी का मतलब है ये, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है 1 आएगा, माइनस 4ac, a ये है c ये है 4y स्क्वायर अपॉन 2a, 2y हो जाएगा, ठीक है। अब आपको उन सारे y को ढूंढना जो x के साथ एसोसिएट है। अब अगर आप इसमें देखो एक तो 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर को 0 कर दे रहा। अगर आप 0 को लोगे तो डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, ये बन रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। डिनोमिनेटर को जो 0 कर रहा है इसका मतलब उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, y की प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो ये एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल चुका जो जिसकी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब है आपकी जो रेंज होगी उसमें 0 नहीं होगा, और अगर 0 नहीं होगा उसमें तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि आपकी जो कोडोमेन है यहाँ पे दे रखी वो है R, कोडोमेन पूरी R है, तो R का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। भले हमको और भी चेक करना होता, और कहां से चेक करना, यहाँ से 1 माइनस 4y स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए इक्वल टू दिस, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4y स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास 1/4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y स्क्वायर, विच मींस मॉड y का स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करने के लिए इनइक्वालिटी में आपको उसको मॉडुलस में चेंज करना पड़ेगा। अब y यहां से क्या आ जाएगा, लेस देन 1/2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1/2। इसका मतलब है इसकी रेंज में y की जो वैल्यूज है -1/2 से 1/2 तक के बीच होती है,
उसमें से भी 0 को आपने हटा देना। तो रेंज बहुत छोटा आ रहा, रेंज अगर बहुत छोटा आ रहा तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा कोडोमेन का, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है हमारा इस टेस्ट का, ये है सेट से रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर वेयर y इज रिलेटेड टू x। किस तरीके से? y इक्वल टू 1/x, जहां पे x नॉन जीरो है ऑब्वियसली। b इज कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे y क्या है? -x के बराबर है। ठीक है, तो आपको उसमें ये प्रॉपर्टी को ट्रू करवाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे फंक्शन दे रहे हो, बेसिकली ये फंक्शन है y इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन है y इक्वल टू -x। आपको क्या करना है? दोनों फंक्शन के ग्राफ बनाने और चेक करना कि उनके कॉमन पॉइंट कौन है। कॉमन पॉइंट वो थे जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो y इक्वल टू 1/x का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये बनेगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिर्फ ये इसके कर्व है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर हम देखें तो b का जो वैल्यू होगा वो b जो सेट बन रहा है हमारा y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x ये है, ये 1/x का पार्ट है, 1/x का पार्ट है, y इक्वल टू -x है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं? एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इफ A is a set and P of A is a power set of set A, then which of the following is true? इसमें की पॉइंट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, पावर सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट। गिवन सेट के सारे सबसेट ढूंढने आपने। अब A माइनस बी का मतलब, यानी कि A डिफरेंस B पढ़ा जाता है इसको। A डिफरेंस B का मतलब है A के वो सारे एलिमेंट कलेक्ट कर दीजिए जो B के पास नहीं है, यानी कि A में से B के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, ये इसका मीनिंग है, इसी से क्वेश्चन होगा। अगर मैं इसको एक बेसिक एग्जांपल से लेके चलूं, A इक्वल टू 1 और 2 है हमारे पास, इसका पावर सेट ऑफ A बनाएंगे जब हम, तो ये बनेगा एम्प्टी सेट आता है इसमें। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कार्डिनलिटी 1 के आएंगे क्योंकि 1 से शुरू करेंगे इसको, और कार्डिनलिटी 2 का ये खुद आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। ध्यान रहे, A के ऑब्जेक्ट 1 और 2 है, इसके ऑब्जेक्ट 2 है जो कि 1 और 2 है। पावर सेट के ऑब्जेक्ट जो है ये है, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, इसके 4 ऑब्जेक्ट है, और पावर सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो खुद में सेट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, अगर ये सबके लिए, इनमें से कोई एक सबके लिए ट्रू होगा तो इसके लिए भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया? A यूनियन पावर सेट ऑफ A चेक करो क्या आता। A यूनियन पावर, यूनियन का मतलब होता है कि A और B के दोनों के सारे एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे। तो A के एलिमेंट कौन है? 1 है, 2 है, 5 है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 और 1 2 ये है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये पावर सेट ऑफ A के बराबर है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 एलिमेंट ये एक्स्ट्रा आ गए, ये गलत हो जाएगा। A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ A, जब आप यहाँ पे करोगे A इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ A, इसका मतलब है A और पावर सेट A के पास कितने एलिमेंट कॉमन है। अगर A की बात की जाए, उसके एलिमेंट है A1 एंड 2। B पावर सेट ऑफ एक एलिमेंट है सेट की फॉर्म में। यहाँ पे इस पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना कि ये 1 है 2 है, नहीं, 1 और 2 इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ऑब्जेक्ट है, तो इसके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 5 आ जाएगा एम्प्टी सेट। जब आप बात करते हैं कि A डिफरेंस B, A डिफरेंस B का मतलब क्या होता कि A के पास पावर सेट ऑफ A के जितने भी एलिमेंट है उनको हटा दीजिए। अगर आप A को देखें तो A के पास एलिमेंट है 1 2, पावर सेट के पास एलिमेंट है सेट की फॉर्म में, तो पावर सेट के पास A का कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये ध्यान रहे कि इनके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगे, तो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है पूरा। तो A में से पावर सेट ऑफ A के पास, तो क्योंकि पावर सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है A का, इसीलिए कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं हटेगा, तो A आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इसको देखिए, पावर सेट ऑफ A में से कर्ली ब्रैकेट ऑफ A हटाइए। कर्ली ब्रैकेट ऑफ A का मतलब है
कि 1 और 2 के अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ये है इसका मतलब। तो इसमें से ये सेट है, अब ये हट जाएगा पावर सेट ऑफ ए में से। पावर सेट ऑफ ए के अंदर को इसका जो एलिमेंट है ना, इसका एलिमेंट ये है, ए है इसका एलिमेंट, ये पूरा एक एक्स सेट है नया, इसका एक एलिमेंट ये है जो कि पावर सेट के पास है। अब ये हट जाएगा, अगर ये हट जाएगा तो ये पावर सेट नहीं बचेगा। तो आंसर इस तरीके से इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा हमारे पास ए बी सी आर 3 सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। देन ये एक प्रॉपर्टी दे रखी कि इसके बारे में बताइए क्या होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो 3 सेट दे रखे आपके पास, 3 सेट के लिए आप क्या करिए, वेन डायग्राम बनाइए। और वेन डायग्राम में जब भी 3 सेट को एक साथ लिया जाता तो इस तरीके से बनाते, ये हमारे डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे 3 सेट है, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये कॉमन पार्ट करते हैं एक दूसरे का कॉमन पार्ट। ये वाला कॉमन पार्ट है ए बी सी तीनों का, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये वाला कॉमन पार्ट बनेगा ए और सी का, ये वाला कॉमन पार्ट बनेगा बी और सी का। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, तो ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट आएंगे। आपको ए का हर एक एलिमेंट हटा देना और इंटरसेक्शन करवा रहा तो कॉमन ढूंढेंगे हम सबका। बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता कि बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ले लीजिए। बी के एलिमेंट को छोड़िए, फिर ये बी के एलिमेंट है तो बी के एलिमेंट के बाहर का पार्ट ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बी का। और अब आप करिए इंटरसेक्शन विद सी। अब देखिए आपके ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी ये वाला पार्ट है और सी के पास भी ये वाला पार्ट है। तो कॉमन पार्ट कौन हो गया, ये वाला कॉमन पार्ट यहाँ पे ही आएगा। और इस पार्ट को अगर आप बात करें तो ये ओनली सी वाला पार्ट है, सिर्फ सी का एलिमेंट, ठीक है। यानी कि सी के एलिमेंट में से आपने ए और बी दोनों के एलिमेंट हटा दिए है, तब आपके पास ये बचा। अब ये आपको मिल चुका ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं। अब बोल क्या रहा, यूनियन करिए बी इंटरसेक्शन सी का। बी इंटरसेक्शन सी क्या, बी के साथ सी का कॉमन पार्ट, तो बी इंटरसेक्शन सी है ये बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम दिखा ये सिर्फ, और दूसरा क्या दे रखा आपके पास, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन सी क्या आपके पास ये वाला पार्ट है, बी के पास ये भी है और ए के पास ये भी। तो हमको पूरा क्या बच गया यहाँ से, सी, जो कि करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ ऑल 3 एलिमेंट्स सबसेट ऑफ द सेट डी, जिसके पास n एलिमेंट है, विच कंटेन्स A3। अगर हम बात करें किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 to the power n, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि आपने किसी सेट जिसके पास n एलिमेंट है, उस n एलिमेंट वाले सेट के उन सारे सबसेट को कलेक्ट करिए जिसकी कार्डिनलिटी 3 है। तो हमको n एलिमेंट में से सिर्फ 3 एलिमेंट को चूज करना सबसेट बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से होता है NC3, ये बनता है हमारे पास 3 एलिमेंट रखने वाले सारे सबसेट का कलेक्शन, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला गया यहाँ पे, विच कंटेन्स A3। एक कंडीशन लगा ली कि आपने 3 एलिमेंट तो चूज करने, लेकिन उन 3 एलिमेंट में क्या होगा, एक एलिमेंट कॉमन होगा A3। तो एक एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका, तो हमको सिर्फ 2 लेने, क्योंकि हमको A3 पहले से मिल चुका। तो n एलिमेंट में से टोटल एलिमेंट कितने बचते, n-1 एलिमेंट, जिनमें से आपने 2 एलिमेंट ढूंढने। तो n-1 एलिमेंट में से आपने 2 एलिमेंट ढूंढने, इसका मतलब है n-1 C2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये कोई भी नहीं ऑप्शन दे रखा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने सबसेट बनाने। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S जिसके पास n एलिमेंट है, विच कंटेन्स
इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट है, उस सेट के सारे सबसेट बनाइए जिनके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है। यानी कि अगर 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, तो उन सारे सबसेट को कलेक्ट करिए जिनके पास 2-2 नंबर है। इवन नंबर का मतलब ये हो जाएगा सी डी, इस तरीके से। ठीक है, तो किसी भी सेट के पास इवन नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का हाफ, और ऑड नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ का हाफ। इन जनरल अगर मैं कहूं, किसी भी सेट के पास जो टोटल सबसेट होते हैं उसके आधे इवन होते हैं, आधे ऑड कार्डिनलिटी के होते हैं। तो 2 to the power n, इसको अगर लिखेंगे आप 2 to the power n minus 1, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये बनेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे दे रखा, let fx be a function defined on R set of real number given by f of x equal to x square, यानी कि स्क्वायर फंक्शन दे रखा अपने पास। ई एक सेट बना रखा, उन सारे रियल नंबर को कलेक्ट करिए जो -1 से 0 के बीच है। ठीक है, और f हमारे पास एक सेट दे रखा, कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर जो 0 से 1 के बीच है। अगर आप ध्यान से देखें तो ई सेट आपका -1 से 0, ये क्लोज सेट है, और एफ सेट आपका जो दे रखा वो है 0 से लेकर 1 तक का। अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ करते तो इनके पास कॉमन एलिमेंट एक ही है जो कि है 0। ये बात हुई यहाँ पे। अब दूसरा फंक्शन क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनता, और 1 पर ये 1 देता, और -1 पर भी ये 1 देता, क्योंकि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता, -1 पे 1। तो इसका मतलब आपके काम का जो ग्राफ है वो ये है, ये वाला ग्राफ आपके काम का, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। अगर आप 0 से लेकर 1 तक चेक करें और 0 से लेकर -1 तक चेक करें तो ग्राफ सेम है। अगर यहाँ पे f ऑफ e का मतलब क्या है कि फंक्शन में जो दे रखा वहां पे एक्स स्क्वायर, उसमें e की वैल्यूज रखिए और रेंज क्या आती है उसको चेक करिए। इसका मतलब होता है रेंज ऑफ फंक्शन e के ऊपर। तो -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -1 और 0 के बीच की वैल्यू रखोगे तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएंगे। ये देख भी सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसका जो रेंज है ना f ऑफ e, वो बन रहा है आपके पास 0 से लेकर 1, साफ साफ दिख रहा ग्राफ से। और दूसरा f ऑफ f क्या हो जाएगा, यानी कि फंक्शन की रेंज फाइंड करिए जब आप डोमेन किसको ले रहे हैं f को। तो जब आप 0 से 1 के बीच की वैल्यूज लेते हैं तो आपको 0 से 1 के बीच की वैल्यू मिलती है, यानी कि f ऑफ f जो है वो भी 0 से 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों रेंज सेम है। और दूसरे ऑप्शन को अगर आप देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया कि फॉल्स स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो सबसेट होगा रेंज के इंटरसेक्शन के। तो यहाँ पे देखिए जरा, ई इंटरसेक्शन एफ हम पहले लिखे 0। अब अगर रेंज की इंटरसेक्शन बनाया जाए तो रेंज के इंटरसेक्शन दोनों कॉमन है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये सेट इसका सबसेट है 0 से 1 का, जो कि बिल्कुल है। ये सिंगलटन सेट है और इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है अलोंग विद 0, तो ये तो करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनली ये करेक्ट है। अब अगर E यूनियन F करते तो E यूनियन F क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 से लेकर 1 दोनों का यूनियन कर दीजिए, यूनियन में दोनों के एलिमेंट आ जाते। अब ये बोलता सबसेट ऑफ f ऑफ E यूनियन f ऑफ f होना चाहिए। f ऑफ E यूनियन f ऑफ f देखते हैं आप, तो इन दोनों का यूनियन जो कि 0 से 1 बनता है। कहने का मतलब यह है कि क्या ये 0 से 1 का सबसेट है, जो कि नहीं है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव वैल्यूज भी जो कि यहाँ पे नहीं है, सुपरसेट के पास नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट। और इमेज का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना, पहले ई इंटरसेक्शन एफ करिए जो कि 0 है, एक ही एलिमेंट है, तो उसको फंक्शन में रखिए, 0 पे 0 देगा, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन -2 to 2
एंड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और बोल रखा कि अगर आप x को फंक्शन में मॉड x से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, इन चार ऑप्शन में कौन सा ट्रू होगा वो चेक करिए। तो मॉडुलस के बारे में हम जानते हैं, अगर नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं तो मॉड माइनस एक्स लिखते हैं मॉड एक्स की जगह, पॉजिटिव रियल नंबर रखते हैं तो मॉड एक्स की जगह एक्स रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें x की जगह मॉड x रखते हैं तो आप चेक करिए क्या चेंज आता है, -1 -2 इज लेस देन मॉड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, और मॉड x -1 0 इज लेस देन मॉड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। ये हो जाएगा अपने पास। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि फंक्शन जो है -1 वैल्यू देगा, कब कब, जब मॉड ऑफ x जो है -2 और 0 के बीच होगा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। मॉड x की वैल्यू क्या है, -2 और 0 के बीच नहीं आ सकती, 0 से छोटी नहीं आ सकती है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में देखिए तो हमारा जो फंक्शन रह जाएगा वो इस तरीके से रहेगा, f ऑफ मॉड x में हमको ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये बनता मॉड x -1, और यहाँ पे 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड x, एंड ये क्या हो जाएगा, मॉड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। इनको ले सकते हैं हम, फिर हम इसका यूनियन कर देंगे तो साथ में आ जाएगा ये, तो ये बना देंगे हम यहाँ पे मॉड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। इसी को लिख सकते हैं हम f ऑफ मॉड x इज इक्वल टू मॉड x -1 मॉड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, जिसको लिख सकते हैं हम x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, ऐसा लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास डोमेन में पॉजिटिव भी है नेगेटिव वैल्यू भी है जिसके लिए डिफाइन नहीं है, तो अगर मैं क्या करता हूं, x को -2 से लेकर 0 तक ले जाता हूं तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए मॉडुलस क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2 उसके लिए पॉजिटिव देगा, तो x -1। 0 को दोनों के साथ शामिल कर सकते हैं, 1 से हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा अपना, बी ऑप्शन। ठीक है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर x प्लस 1 x इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, ये रिलेशन दे रखी है कि ये x -1 के अलावा सारी वैल्यू के लिए ट्रू है। f ऑफ a इक्वल टू a दे रखा, तो अल्फा की वैल्यू बताइए, चेक करते हैं यहाँ पे। अगर हम f ऑफ a इक्वल टू a चेक करते हैं तो ये बनता अल्फा x की जगह a रखिए a प्लस 1, और ये इक्वल टू हो जाएगा a के। सॉल्व करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस a। हमको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, अल्फा की, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस a अपॉन a स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 अपॉन a, जो कि करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन दे रखा f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x, a भी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, इफ x0 इक्वल टू a, x0 की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास वो है a। ठीक है, x1 की वैल्यू है f ऑफ x0, x1 की वैल्यू है f ऑफ x0, इसका मतलब हुआ x0 की वैल्यू a रख दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में, a अपॉन 1 माइनस a, ये इसका मतलब है। दूसरा क्या दे रखा, x2 की जो मतलब है यहाँ पे वो है f ऑफ x1, यहाँ पे चेक करिए, तो इसका मतलब ये बनता है f ऑफ x1 की वैल्यू जो आपके पास a अपॉन 1 माइनस a है, वो फंक्शन में x की जगह रख दीजिए, तो a अपॉन 1 माइनस a हो गया, 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस a हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 माइनस a से 1 माइनस a कैंसिल होके a अपॉन 1 माइनस a था, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा ये a अपॉन 1 माइनस 2a। अब x3 भी दे रखा है आपके पास जो कि f ऑफ x2 है, इसका मतलब हुआ कि x3 में जब आप निकालना चाह रहे हो तो फंक्शन में x2 रखिए, x2 ये है, तो इसको जब फंक्शन में x की जगह रखोगे तो a अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस 2a, ये हो जाएगा। फिर से वही काम ये यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a अपॉन 1 माइनस 2a है, माइनस a है 1 माइनस 3a। तो अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट देखें, x0 में a है,
x1 में a/1 माइनस a है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 का हो रहा। दूसरा x2 में यहाँ पर 2 हो रहा a के साथ मल्टीप्लाई, बाकी सब सेम है। x3 में यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा, बाकी सब सेम है। इसका मतलब ये निकल के आता कि जब मुझे x224 चाहिए तो ये हमारे पास बन जाएगा a/1 माइनस 224a, जिसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये दे रखी है 1 के बराबर। तो 1 के बराबर है तो 1 रखिए, a/1 माइनस 2024a इज इक्वल टू 1। इसको चेक करिए, 1 a इक्वल टू 1 माइनस 2024a, इसको इधर लेके आइए, ये बनता 2025a इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1/2025। ये आंसर हो जाएगा अपना, और हमारा आंसर जो बन के आता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f of x and gx are periodic functions with fundamental period 7 and 11 respectively, then the period of this। ठीक है, हमारे पास फंक्शन दे रखा f और g दोनों का फंडामेंटल पीरियड है, तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ f ये दे रखा अपने पास 7, और फंडामेंटल पीरियड दे रखा अपने पास कितना 11। ठीक है, g का 11 है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब तो ये होता है यानी कि कुछ टाइम बाद रिपीट हो जाता पूरा का पूरा ग्राफ, और t को फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। अगर t फंडामेंटल पीरियड है f ऑफ x का, तो f के बाहर कांस्टेंट है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंडामेंटल पीरियड में, लेकिन जो इनपुट x है उसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसका फर्क पड़ेगा। और फर्क किस तरीके से पड़ेगा कि आपका फंडामेंटल पीरियड जो था वो अब बदल के फंडामेंटल पीरियड अपॉन मॉडुलस ऑफ a b हो जाएगा, जो x का मल्टीपल है। तो यहाँ पे अगर मुझे f ऑफ x/3 का फंडामेंटल पीरियड चाहिए होगा, तो ये बन जाएगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ f, जो कि है आपके पास 7 डिवाइडेड बाय x का मल्टीपल कितना 1/3, तो 1/3 तो कि 21 बनता। और जब हम फंडामेंटल पीरियड ऑफ निकालेंगे g x/5 का, तो ये बन के आएगा आपके पास g का है 11 और x का मल्टीपल है 1/5, ये आएगा 5 ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके 55 बना देगा। ठीक है, अगर दो फंक्शन है हमारे पास जो पीरियोडिक है जिनके फंडामेंटल पीरियड है, तो उनका जो मल्टीपल का फंडामेंटल पीरियड होगा वो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी, तो अगर हम f इंटू जी का फंडामेंटल पीरियड देखते हैं g x/5 का, तो ये फंडामेंटल पीरियड में f का फंडामेंटल पीरियड है हमारे पास 7, और g x/5 का फंडामेंटल पीरियड है 55। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 5 हो जाएगा, 35 385। अगर आप 385 को देखें तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखना चाहो 385 में आप पहले 7 लेके आ सकते हैं, 7 ये बन जाएगा आपके पास, 5 से कर सकते हैं हम इसको शुरू। एलसीएम चाहिए होगा हमको आगे जाके, तो उसके लिए हमको इसके मल्टीपल चाहिए, तो 5 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 7 से ये बन जाएगा आपके पास 11। तो हम लिख सकते हैं 385 को 5 इंटू 7 इंटू 11, उसका हमको काम आएगा भी, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा, तो हमको एलसीएम चाहिए होगा फंडामेंटल पीरियड के लिए। और जो दूसरा देखें हम उसमें क्या, इसका फंडामेंटल पीरियड में g का फंडामेंटल पीरियड कितना 11 इंटू f x/3 का है 21, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 11 और 22 23 231। अब 231 का अगर हम मल्टीपल ढूंढते हैं 231 के, तो ये बन जाता है आपके पास 7 3 बन जाएगा ये, और फिर से कितना आ जाएगा आपके पास ये 3, ये बन जाएगा 3 का 11 हो जाएगा और 11, यानी कि 231 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 11। अब एक चीज सुनना, जब भी दो पीरियोडिक फंक्शन का ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन यानी कि लीनियर सम जो होगा
वो पीरियोडिक होगा अगर इसके फंडामेंटल पीरियड और इसके फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम एग्जिस्ट करता है, और इसका जो ओवरऑल फंडामेंटल पीरियड होगा वो एलसीएम होगा। जैसे यहाँ देखो, जब हम इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में कौन आ जाएगा? कॉमन वैल्यूज 5 है, 7 है, 3 है, कॉमन वैल्यूज 1 टाइम, बाकी जो है वो भी रखेंगे आप 11। तो ये बन जाएगा आपके पास, इसके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 35 इंटू 33, और 35 इंटू 33 को जब निकालोगे आप तो कैलकुलेशन करके देखना 1155 हो जाएगा। तो ये पीरियोडिक है विद फंडामेंटल पीरियड दिस। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास वो है, लेट ए इज इक्वल टू फाइनाइट सेट है जिसके पास 1 2 3 एलिमेंट है, बी के पास एबीसी है, f is a function from a to b and g is one function from a to b, then the maximum number of definitions से मतलब है यहाँ पे कि क्वेश्चन में f के लिए क्या मेंशन कर रखा, g के लिए क्या, तो f के लिए मेंशन कर रखा फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b। अगर आपके पास कोई फंक्शन ये है, यानी कि रिलेशन इस तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनेंगे आपके पास वो बनेंगे कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। यहाँ पे b की कार्डिनलिटी 3 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट a की भी 3 है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 3 का पावर 3 27। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। और दूसरा g के लिए पूछा गया, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ f था, ये डेफिनेशन ऑफ f ये हो जाएगा आपके पास। g के लिए 1 1 का चेक करना आपने। अगर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन देखें हम g के लिए फ्रॉम a टू b, तो 1 1 फंक्शन क्या, जब a और b की कार्डिनलिटी सेम होती है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होते हैं वो बनते कार्डिनलिटी ऑफ a या कार्डिनलिटी ऑफ b का फैक्टोरियल, यानी कि 3 का फैक्टोरियल, जो कि कितना बन रहा 6, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऑप्शन वही मिल रहा सी वाला। अब दे रखा हमारे पास क्वेश्चन, लेट f फ्रॉम r टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू sin 2x माइनस 3। इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाइजेक्शन के बारे में पूछा गया। अगर आप साइन फंक्शन को देखें तो इसका रेंज -1 होता, आपका इनपुट कुछ भी क्यों ना है, अगर आपकी x जो है r से आ रहा, तो जब रेंज -1 से 1 है, कोडोमेन पूरा r है, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसीलिए ऑन टू नहीं है, तो सब्जेक्टिव तो नहीं है। इंजेक्टिव के लिए अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन अपनी डोमेन पे कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमको एक से ज्यादा इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिलती है जिन पर सेम इमेज आती है। ठीक है, तो ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही ये सब्जेक्टिव है, ना ही बाइजेक्शन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, if A is a finite set with 3 elements, then the total number of relation and reflexive relations on a set A। अगर कार्डिनलिटी सेट की A है तो टोटल रिलेशन रहती 2 टू द पावर n स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहती 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो कार्डिनलिटी 3 है तो 2 टू द पावर 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा आपके पास रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात करें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 3, इस फॉर्मूले में रखे 2 की पावर 6। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता आप जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि डोमेन के छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कर्व भी आपका बढ़ता जा रहा है। मोनोटोनिकनेस का मतलब आता है कि आप कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं, अगर कांस्टेंट भी है तब भी चल जाएगा। ठीक है, अगर मॉडुलस के ग्राफ को देखा जाए अपनी डोमेन पे तो ये होता, पहले ये डिक्रीज होता फिर ये इंक्रीज होता, तो ये मोनोटोनिक तो नहीं रहेगा, सिर्फ या तो इंक्रीज होना चाहिए या तो डिक्रीज। एफ ऑफ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्लोर फंक्शन रहता जो कि इंक्रीजिंग होता, नेगेटिव में भी ये ऐसे बनता, लेकिन जो ये नेगेटिव ग्राफ है उसको इस मॉड ने पॉजिटिव कर दिया, तो जो यहाँ पे होना था वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके।
और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पहले डिक्रीज करेगा फिर ये इंक्रीज करेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। और अगर यहाँ पे तीसरा देखे कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का जो ग्राफ होता ये आपके पास इस तरीके से रहता, ये रहता 0 से लेकर पाई के बीच, ठीक है। और ये रहता 0 से माइनस पाई से लेकर 0 के बीच। तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, उस पे वैल्यू x1 पे वैल्यू यहाँ पे है, और x2 यहाँ पे ले लीजिए, x2 पर वैल्यू ये है। तो यहाँ पे x1 छोटा था x2 से, ठीक है। लेकिन इमेज क्या दिख रही है आपको, या मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगी, f ऑफ x1 बड़ी हो जाएगी f ऑफ x2 से, ठीक है। तो जब ये इनइक्वालिटी इमेज रखने के बाद चेंज हो जाती है तो डिक्रीजिंग, लेकिन ये सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि आप जब यहाँ की वैल्यू लोगे x1 इसको लोगे और x2 कहीं यहाँ पे ले लोगे, तो x1 लेस देन है x2 से यहाँ पे, लेकिन इमेज ये वाली छोटी है इससे, तो f ऑफ x1 पर जो इमेज है वो छोटी है f ऑफ x2 से। तो ये इंक्रीजिंग भी हो रहा है कहीं पे डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये मोनोटोनिक वैसे भी नहीं होता। पीरियोडिक फंक्शन कभी भी मोनोटोनिक नहीं होते, तो ना तो ये है ना ये है ना ये। पाई टू द पावर x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पाई जो है 1 से बड़ा रहता, और जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x में, ये आपके पास a टू द पावर x में a अगर 1 से बड़ा होता तो आपका जो ग्राफ है वो स्मूथली ऐसे बनता, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैच करना कि कौन सा रो सही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन का मतलब वो सुप्रीमम सबसेट ऑफ आर जिस पर वो डिफाइंड है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन की बात करें तो वो पूरा आर होता, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। रेंज इसकी सही है, इंटीजर होती है। लॉग फंक्शन की जो डोमेन होती है जिसपे डिफाइन होता है वो होता है 0 से लेकर इंफिनिटी, तो ये भी गलत हो जाएगा। रेंज इसकी आर होती है, करेक्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की जो डोमेन होती है वो पूरी आर होती है, क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हो रहा, x की भी आर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी आर है, तो माइनस में इंटरसेक्शन कर देते डोमेन का तो पूरी आर आ जाएगी, तो ये करेक्ट है। लेकिन इसकी रेंज 0 से लेकर 1 को ये अटेन नहीं करता, 1 क्लोज नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो पॉजिटिव में पावर रखे नेगेटिव में पावर रखे, डोमेन आर होगी और रेंज यही होगी, ना तो ये 0 कभी अटेन करता। तो 4 4 4 वाला करेक्ट है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाउंडेड। बाउंडेड होने का मतलब है कि जो आपकी इमेजेस का कलेक्शन है वो 2 रियल नंबर के बीच आ जाना चाहिए, जहां पे अल्फा बीटा 2 रियल नंबर है बस, यानी कि सुप्रीमम भी मिलना चाहिए, इन्फीमम भी मिलना चाहिए। अगर मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जो ग्राफ होता है ये होता है, यानी कि जैसे जैसे एक्स को आगे बढ़ाओगे इसके डोमेन में पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, वैसे वैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये अनबाउंडेड, इसका सुप्रीमम नहीं मिलता। इनफ्रीमम इसके पास 0 मिल जाता, लोअर बाउंड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे की बात करें तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन की बात कर लेते पहले, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 का डिवाइड कर दिया जाए, तो ये बनता 2 साइन हाइपरबोलिक x का फंक्शन, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ये रहता, जो कि अनबाउंडेड होता। आप चाहे तो यहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x की जो डोमेन होती पूरा आ रहा है। जब आप x को पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे, यानी कि बाउंड अगर हम चेक करने जाएं तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगा, और e टू द पावर माइनस x 0 पे जाता, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस 0 कितना हो जाता, इन्फिनिटी, यानी कि जो अपर बाउंड है इसका वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये बाउंडेड तो नहीं रहा। x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ना तो x बाउंडेड है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर बाउंडेड है, तो प्रोडक्ट भी बाउंडेड नहीं आएगा इनका यहाँ पर तो एटलीस्ट। अब बात करते जो हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में अगर आप देखें तो सारे x के लिए डिफाइंड है जो 1 से बड़े हैं,
1 से बड़े होने का मतलब है न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू रखोगे आप x की वो छोटी होगी डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा 1। अगर ये 1 से छोटा होता तो हमको अलग तरीके से चेक करना था। न्यूमरेटर में जो भी रखोगे आप डिनोमिनेटर में उससे 1 बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपर बाउंड तो मिलने वाला, लोअर बाउंड इसलिए मिल जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो जाएगा नहीं, यानी कि कम से कम जीरो तो की तरफ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगर आप इसके बाउंड को चेक करते हैं तो जब हम अपर बाउंड ढूंढना चाहते हैं तो जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा तो x अपॉन x प्लस 1 कहाँ जाएगा, वो चेक करने के लिए डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स 0 दे देगा जो कि 1 होगा। ठीक है, तो x अपॉन 1 x प्लस 1 जो है ना सुप्रीमम वैल्यू 1 देगा ओपन, क्योंकि टेंडिंग वैल्यू पे निकाला गया। लोअर वैल्यू ये 1 पे दे देगा, चेक करते हैं हम इसको, 1 पे क्या दे देगा 1/2, तो ये बाउंड हो जाएगा 1/2 से, तो ये बाउंडेड फंक्शन है यहाँ पे। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ग्रुप का हमारे पास, कंसीडर अ सेट G collection of all the 2x2 matrix where elements of matrix are a 0 0 0, a is non-zero real number, a की जगह आप 0 नहीं रख सकते हैं, then G is under simple multiplication क्या बनेगा। आपके पास जो स्ट्रक्चर है ना उसके एलिमेंट ऐसे दिखते हैं, a की जगह आप 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रखिए, इन सबका कलेक्शन है, क्या ये ग्रुप बनेगा या नहीं। तो जब हम दो ग्रुप बनाने के लिए क्या चेक करते हैं, हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए x और y स्ट्रक्चर के, जब आप उनको ऑपरेशन लगा के देखोगे तो वो G के पास ही होना चाहिए। ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो पहला एलिमेंट x लेता हूं मैं a 0 0 0, दूसरा एलिमेंट b 0 0। जब आप इसका प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि a b 0 0 0, क्योंकि a ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों यहां से है, तो ना ही a 0 होगा ना ही b, तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड b भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब ये इसी में है, क्लोज तो ये हो गया। जो क्लोज्ड होता वो कॉसी ग्रुप बनता, तो ओनली कॉसी ग्रुप दे रखा, अगर ये क्लोजर के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं करता तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन चेक करते हैं इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या चेक करना होता कि a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c। पहले आप a b को ऑपरेट करिए फिर c के साथ, फिर राइट हैंड साइड में आप bc को पहले ऑपरेट करिए फिर c के साथ। लेकिन आप मैट्रिक्स में पढ़ते होंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो अगर ये ऑलवेज एसोसिएटिव आप चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पे a 0 0 0 और b 0 0 0 और c 0 0 0 0। जब मल्टीप्लाई करोगे आप पहले इन दोनों को फिर इसके साथ और फिर दोबारा से इन दोनों को फिर इसके साथ, तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा a b c 0 0 0, ना ही a 0 है, ना ही b 0, ना ही c 0, तो तीनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा, तो ये एसोसिएटिव भी है, तो ये कॉसी ग्रुप बन गया, सेमी ग्रुप भी बन गया, लेकिन ओनली होने के कारण ये आंसर नहीं है। अब हमारे पास बनता मोनोइड। मोनोइड के लिए चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता जिसको अगर सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए वापस से सेट को ही देगा, और वो दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो इसकी जो आइडेंटिटी बनाऊंगा मैं वो बनेगा 1 0 0 0। अगर आप इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिलेगा, इसका मतलब है इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, अब आपको ढूंढना इनवर्स। इनवर्स क्या होता, वो एलिमेंट इनवर्स बनेगा अगर ए इनवर्स, इसको डैश लिखते हैं हम, अगर ए डैश को इनवर्स कहना चाहते हैं हम ए को, ए का, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से जब ए डैश के साथ ए को ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए जो कि ये है।
इसकी आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला एलिमेंट है A000, तो A की जगह लूंगा मैं A000 और A डैश को मैं लिखूंगा 1/A000, क्योंकि A नॉन जीरो है तो 1/A रख सकते हैं हम। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो A का मल्टीप्लाई 1/A के साथ होगा, जो 1 आएगा 0 0 0। आप लेफ्ट से करिए राइट से करिए, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो ये ग्रुप भी बन जाएगा, मतलब ये सब कुछ बनेगा। कॉसी ग्रुप भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा, मोनोइड भी होगा, ग्रुप भी होगा। अब बात करते हैं अबीलियन होने की। अबीलियन होने का मतलब है ए बी इक्वल टू बी ए। तो आप A000 B000, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो आएगी AB000। तो ये हो जाएगा आपके पास अबीलियन, कॉम्यूटेटिव भी तो अबीलियन। अब अगर आप ये सोच रहे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका तो A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। तो वो ठीक है, जब हम उसको मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं तो इनवर्स उसका इन जनरल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अभी हमारे पास मैट्रिक्स इस टाइप का नहीं है, ठीक है, इन जनरल मैट्रिक्स नहीं है A B C D जहां पे रियल नंबर है कहीं से भी आ रहे हैं। हमारे पास जो कलेक्शन है उसमें रिस्ट्रिक्शन पहले ही से, उसके पास एक ही एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब जीरो। तो हमको वो कॉन्सेप्ट वहां पे यहाँ पे नहीं लगाना कि वो भी क्योंकि ये तो सिंगुलर है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अभी हम देखें ये बन रहा, तो ग्रुप थ्योरी में इस तरीके से आपको अप्रोच करना, ठीक है। इन जनरल के लिए वो सही होता है जो आप सोच रहे हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर हम इसका अगला क्वेश्चन देखें, लेट G बी ए ग्रुप एंड A डॉट X इक्वल टू B बाई डॉट A इक्वल टू B। ये आपके पास इक्वेशन है दो लीनियर, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया। एक चीज सिंपल सी देखिए, अगर A और B G के एलिमेंट है तो A इनवर्स B इनवर्स भी G के एलिमेंट है। सीधा सा कैंसिलेशन लॉ का काम करिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली इक्वेशन में ये बन जाएगा x, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये आइडेंटिटी हो जाएगी A इनवर्स B। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पहली लाइन है इस इक्वेशन है उसके पास कितना सॉल्यूशन है, यूनिक, और वो सॉल्यूशन ऐसा दिखता, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन तो गलत हो गया। और बोथ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, और x का क्या दे रहा B A इनवर्स, ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप दूसरी वाली इक्वेशन में देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड से A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ये आइडेंटिटी हो जाएगा y इक्वल टू B A इनवर्स, B A इनवर्स। ये तो सही था लेकिन वो गलत है, इसीलिए भी गलत हो जाएगा। बोथ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन हमारा, if an element A of a group G satisfy A square equal to A। तो चार स्टेटमेंट है कि उनमें से क्या ट्रू होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो A डॉट A इक्वल टू A लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब ये होता, तो दोनों तरफ A इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए, A इनवर्स A, ये आइडेंटिटी हो जाएगा A इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि आपके ग्रुप के पास कोई भी ग्रुप क्यों ना है, उस ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट A स्क्वायर इक्वल टू A कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर अ सेट जो है कलेक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये भी स्पेशल मैट्रिक्स है जिसकी A11 और A21 सेम है, A12 और A22 सेम है, ठीक है। Then G under simple multiplication is semi group, only group but not abelian, abelian group, monoid। अगर आप इसको चेक करें मोनोइड के लिए तो हम A ऑप्शन लेते x y और या 1 1 कर दें इसमें हम, और B ले लेते हैं हम x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अंडर सिंपल मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं हमने, तो A
दूसरा क्या बन जाएगा हमारे पास, a इंटू बी, ए इंटू बी निकालिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, तो x1 x2 प्लस y1 x1 x2 प्लस y1 x2 ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, क्या बन जाएगा, x1 x2 प्लस y1 x2 ये हो जाएगा। तो ये दोनों सेम आ गए। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, क्या बन जाएगा, x1 y2 प्लस y1 y2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, क्या आ जाएगा आपके पास, x1 x2 y1 y2। तो ये क्लोज तो बन गया, देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये जैसे क्लोज्ड बन गया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सेमी ग्रुप तो हो जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा आपके पास अभी कॉसी ग्रुप। अब आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हर एक ग्रुप के लिए ट्रू होती है, हर एक ग्रुप का मतलब मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। तो ये सेमी ग्रुप भी बन चुका, ठीक है। जब ओनली का बात आता तो कॉसी, अगर कोई सेमी ग्रुप हो तो ऑटोमेटिकली वो कॉसी तो होगा ही, क्योंकि वो क्लोज प्रॉपर्टी ट्रू करके आएगा, ठीक है। तो हमको आगे की तरफ देखना ओनली का मीनिंग, अगर ये ग्रुप बनता तो ओनली टर्म गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। अब जब भी हमारे पास ये नॉन जीरो टाइप के एलिमेंट होते हैं तो क्या 111 आइडेंटिटी बन पाएगी इसकी, चेक करते हैं। x y हमको वापस से x y मिलना चाहिए, यही होता। इसका मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो ये तो कितना बन जाएगा आपके पास, 2x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई तो ये वापस से तो मिलेगा नहीं। अब दूसरी एक संभावना रहती है यहाँ पे कि आप इसको ढूंढे 1 0 0 1, ये करिए, इससे क्या मिलता है, x y के साथ अगर हम चेक करें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए x मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, ये क्या मिल जाएगा आपके पास, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो ये मिल जाएगा y, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए x मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, ये कितना मिल जाएगा आपके पास, ये भी मिल जाएगा आपको y, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या दे रखी है, x प्लस वाई जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। x और y कहां से आएंगे आपके पास, रियल से आएंगे। तो x प्लस वाई यहाँ पे अगर हम देखें, ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई ये तो हम ले ही नहीं सकते, इसको हम नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है कि हमारे कलेक्शन में जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए, तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती और इनवर्स भी फिर आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आइडेंटिटी ही नहीं है। तो ये सिर्फ क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है, तो ये सेमी ग्रुप बन जाएगा, ओनली ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेट का, let z be a set of all integers and star is an operation such that a star b is equal to a plus b plus 2, ये दे रखा for all a b belongs to integers, then the property बताना आपने कि क्या ये अबिलियन ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप तो ऑलरेडी है, ये नॉट ट्रू बताना, ठीक है। अगर ये ग्रुप बन जाता तो इनफाइनाइट ग्रुप हो जाता। हमको इसका चेक करना सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, सबसे पहले आइडेंटिटी ही चेक करना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब यहाँ पे स्टार ऑपरेशन का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड का सम हो जाएगा और +2 सबके साथ कांस्टेंट आएगा। तो ए स्टार ई का मतलब है a प्लस ई प्लस 2 इक्वल टू ए हो जाएगा। और यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, a क्योंकि इंटीजर है तो इसे कैंसिल हो जाएगा, e इक्वल टू -2 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, जो कि यहाँ पे क्या दे रखी है 0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो करेक्ट आंसर यही बन जाएगा। अगर आपको इसमें इनवर्स ढूंढना, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी -2 आ चुकी है, तो इनवर्स के लिए क्या जाओगे आप, इनवर्स के लिए a स्टार a डैश इक्वल टू -2 बनना चाहिए, यही इसका मतलब है। तो ऑपरेशन कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट को ऐड करो फिर 2 लगाओ, ये बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी के। तो a प्लस a डैश इक्वल टू -4, a डैश इक्वल टू हो जाएगा -4 माइनस a, जो कि इसका इनवर्स हो जाएगा हर एक एलिमेंट का। दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है यहाँ पे कि
ए स्टार बी यानी कि इंटीजर का जब ऑपरेशन लगाते हैं आप तो क्या वो इंटीजर ही आएगा? तो बिल्कुल आएगा। सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, और टू को ऐड कर दोगे इंटीजर में तो भी इंटीजर ही रहेगा। तो क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी बन जाएगा, ये कॉम्यूटेटिव भी है क्योंकि इंटीजर कॉम्यूटेटिव होते हैं। आपको बी को आगे लेके आना, ए को पीछे लेके जाना, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये हमारे पास अबिलियन भी बनता है, इनफाइनाइट भी बनता है, इनवर्स एलिमेंट भी करेक्ट है, लेकिन नॉट ट्रू पूछा गया तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेट 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम जो सेट 2 कराएंगे उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे।